हेलो क्लास 12, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का एग्जाम है इकोनॉमिक्स का। तो बेटा आज डे लन आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ है टर्म वन इकोनॉमिक्स के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो संभावित हैं आपके एग्जाम्स में आने के लिए। तो बेटा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें वेटेज को लेकर, दैट मींस कि चैप्टर वाइज क्या वेटेज है मार्क्स का। चलिए बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज की टोटल टाइमिंग जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 90 मिनट का। आपका इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, मींस कि आपका इकोनॉमिक्स एग्जाम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मुख्यतः बेटे तीन चैप्टर्स आएंगे, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटे मनी एंड बैंकिंग में यू कैन सी कि 6 मार्क्स का चैप्टर है, मींस किस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। गवर्नमेंट बजट से भी 6 मार्क्स का आएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी 6 मार्क्स का आएगा। दैट मींस कि इक्वल वेटेज है तीनों चैप्टर्स का, टोटल 18 मार्क्स कवर कर रहा है पार्ट ए आपके लिए। पार्ट बी जो आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें आप देखते हैं कि ये आपके दो सेगमेंट्स में बटे हुए हैं, कंटेनिंग 3 चैप्टर्स ईच। बेटा पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, मींस कि 1950 से लेकर 1990 तक का चैप्टर जो है। और थर्ड चैप्टर जो आपका है वो है आपका एलपीजी का, दैट मींस कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीन चैप्टर्स बेटे कंटेन करेंगे 12 मार्क्स। उसके बाद के नेक्स्ट 3 चैप्टर्स पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये कंटेन करेंगे बेटे 10 मार्क्स। इट मींस कि पार्ट बी ज्यादा मार्क्स का है, 22 मार्क्स का है, पार्ट ए आपका 18 मार्क्स का है। टोटल 40 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए और 10 मार्क्स जो है बेटा वो आपका प्रोजेक्ट वर्क का है, राइट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज डे लर्न आपको पार्ट ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराएगा और कल आपको लाइव आकर कल आपको हम पार्ट बी के क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे। तो शुरू करें बेटा हम लोग अपने पार्ट ए को। कैसा रहेगा, मजा आएगा सर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट पार्ट ए। क्या है बेटा इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट वन। चलो अब आगे हम लोग करें, एक एक करके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस हम लोग करेंगे। हाँ जी सर, मनी से है, मनी एंड बैंकिंग टॉपिक का नाम है, मनी से है। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टर ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इसमें से इन चार जो है ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा टिपिकल कैरेक्टर है किसका, बार्टर सिस्टम का। बेटा देखिए बेटा पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ, अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा लिखा हुआ है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तीसरा है बेटा अ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट एंड चौथा है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। सर क्लियर कट पता चल रहा है हम लोगों को कि ए, सी और डी जो है ये आपका फीचर है मनी का। सर बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा था साइमल्टेनियस सेटिस्फैक्शन ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जिसको हम लोग बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो सर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है आपका, एक प्रॉब्लम था, शॉर्ट ड्रॉबैक था किस चीज का बेटा, बार्टर सिस्टम का। इसलिए सर आपका आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो बेटा आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे इज कॉल्ड व्हाट। बेटा क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर वो मनी जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों, आधार क्या रहता है, ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं बेटे, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी दिया हुआ है। तो बेटा आपको एक चीज समझना पड़ेगा सर कि चलिए क्वेश्चन कुछ भी हो लेकिन ऑप्शंस की मीनिंग तो आपको पता होने चाहिए। तो बोला जा रहा है कि फुल बॉडीड मनी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्रेडिट मनी क्या होता है, फिएट और फिड्यूशियरी मनी क्या होता है। बेटा फुल बॉडीड मनी का मतलब समझिए, फुल बॉडीड मनी क्या होता है बेटा। बोला क्या जा रहा है, बोला जाता है ये चीज कि सर अगर किसी यूनिट ऑफ मनी की हम लोग बात करें, अगर किसी यूनिट ऑफ मनी का वैल्यू, दैट मींस की मनी वैल्यू, और उसका कमोडिटी वैल्यू, दैट मींस की मनी वैल्यू या कमोडिटी वैल्यू, जब दोनों जब बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। एग्जाम्पल समझिए बेटा, ब्रिटिश पीरियड में क्या था कि 1 रुपया का सिक्का निकाला गया था, बनाया गया था चांदी का। दैट मींस कि चांदी का सिक्का था 1 रुपया का। तो बोला जा रहा है क्या चीज कि सर चूंकि उसके ऊपर 1 रुपया लिखा हुआ है तो उसका फेस वैल्यू या मनी वैल्यू कितना है, 1 रुपया है। और बोला जा रहा है कि सर जब उसको, उस चांदी के सिक्कों को जब आप मार्केट में जब उसको आप सेल करते हैं, जब उसको आप बेचते हैं, तो बोला जा रहा है कि सर उससे मिलने वाला पैसा भी कितना है, 1 रुपया है। इसका मतलब है कि सर उस चांदी के सिक्के का कमोडिटी वैल्यू भी कितना है, 1 रुपया है, और प्लस चूंकि उस पर लिखा हुआ है मनी वैल्यू, फेस वैल्यू भी 1 रुपया है, राइट। तो जब फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू, मींस की मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू जब बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी हम लोग बोलते हैं। तो सर फुल बॉडीड मनी का मीनिंग
आपको पता हो गया, तो सर ऑब्वियस ही बात है जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर फुल बॉडीड मनी नहीं हो सकता। दूसरा बोला जा रहा है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या बोला जा रहा है बेटा, क्रेडिट मनी का मतलब होता है कि जब मनी का वैल्यू मींस की मनी वैल्यू, और मनी वैल्यू अगर ज्यादा हो किससे, कॉमोडिटी वैल्यू से। कॉमोडिटी वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि 100 रुपए का नोट आपके पास है, 100 रुपए का नोट अगर आप उस कागज को या जिस मटेरियल से बना है उसको अगर आप बेचते हैं तो आपको 100 रुपया नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर 100 रुपए का नोट का कॉमोडिटी वैल्यू, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, अगर वो कम है किससे बेटा, उस 100 रुपया के वैल्यू से। 100 रुपए का नोट का वैल्यू कितना है, मनी वैल्यू 100 रुपया है, तो फेस वैल्यू से अगर वो कम है, क्या चीज, कॉमोडिटी वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी हम लोग बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिएट मनी, सर फिएट मनी क्या आपका, M1, दैट मींस क्या चीज है कि जो आपका M1 जो था आपका, M1 में क्या था आपका, करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स, और क्या था आपका, अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिएट मनी बोलते हैं या ट्रांजैक्शन मनी हम लोग बोलते हैं। तो सर ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिड्यूशियरी मनी का डेफिनेशन आपको पता होगा, तो बिना कुछ देखे हुए आप फिड्यूशियरी मनी पे आप आंसर आप टिक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फिड्यूशियरी मनी ही वो ऐसा मनी है सर, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो क्या किया जाता है कि ट्रस्ट बिटवीन दी पेयर एंड पे के ऊपर आधारित है। इसलिए इसमें भी आपका आंसर क्या होगा बेटा, फिड्यूशियरी मनी आपका आंसर होगा आपका। करेक्ट, चलो बेटा, वेरी गुड। आगे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अच्छा जी, मनी इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब बेटा अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मींस कि गवर्नमेंट अपने अथॉरिटी से जो मनी जो इशू कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, इसका आंसर होता है फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है, फिएट मनी का मतलब होता है द करेंसीज व्हिच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट अंडर इट्स ऑर्डर। दैट मींस कि गवर्नमेंट के अथॉरिटी, गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो मनी बाहर निकल रहा है, जो इशू हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिएट मनी हम लोग बोलते हैं। बाकी बात आप देख लीजिए बेटा, आपका आपका फुल बॉडीड मनी हो गया, आपका क्रेडिट मनी हो गया, फिड्यूशियरी मनी हो गया, इसके डेफिनेशंस आपको हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको हमने बता दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा फिएट मनी। हेंस द ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी क्या, अभी आप देखिए सप्लाई ऑफ मनी। अब देखो बेटा, सप्लाई ऑफ मनी का डेफिनेशन आप पढ़े होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ मनी, सर इट इज द वॉल्यूम ऑफ द मनी व्हिच इज इन सर्कुलेशन at in an economy at a particular point of time, at a particular point of time पर कितना आपके मार्केट में मनी अवेलेबल है इन दी हैंड्स ऑफ पब्लिक, राइट, पब्लिक के पास जो मनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई हम लोग बोलते हैं। तो लिखा जा रहा है बेटा, यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है कि सप्लाई ऑफ मनी इज व्हाट, ये कौन सा कंसेप्ट है बेटा, फ्लो वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल है, रियल फ्लो है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बेटा बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका जल्दी कोशिश कीजिए। आपको हमने बताया क्या चीज कि सर फ्लो वेरिएबल, जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये बेटा किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, लेकिन जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो वहां पर लिखते हैं क्या चीज कि बैलेंस शीट एज एट एज ऑन, क्या है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपका फ्लो कंसेप्ट है, बैलेंस शीट आपका क्या है, आपका स्टॉक कंसेप्ट है। मींस कि जब कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो आपका स्टॉक कंसेप्ट होता है। तो सप्लाई ऑफ मनी का भी डेफिनेशन आप देखते हैं तो उसके डेफिनेशन में भी क्या बोला गया है बेटा कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन इंडियन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए इसमें आपका आंसर क्या होगा बेटा, स्टॉक वेरिएबल होगा। इसलिए आपका फोर्थ का आंसर ऑप्शन बी होगा। करेक्ट, चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, क्या चीज के लिए, करेंसी इशू करने के लिए। तो बुलाता है क्या चीज की, सर इसमें आप ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन सी क्या है बेटा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। बोला जाता है क्या चीज की, सर इसको आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई इस सिस्टम को 1956 में अडॉप्ट किया था। किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या किया था कि 1956 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अडॉप्ट किया था। और आज के डेट में इसी सिस्टम को क्या किया जा रहा होता है, मतलब कि यूज किया जा रहा होता है करेंसी इशू करने के लिए। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में बोला यह गया है बेटा कि कम से कम आरबीआई के पास 200 करोड़ का क्या होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। अरे सर किस चीज का रिजर्व होना चाहिए, फॉरेन करेंसी रिजर्व होना चाहिए, गोल्ड कॉइन्स का रिजर्व होना चाहिए, या गोल्ड बुलियन का उसके पास रिजर्व होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए। उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, करेंसी वो इशू कर सकता है। इसी पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी रिजर्व सिस्टम बोलते हैं, सॉरी मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। और आज की डेट में आरबीआई इसको फॉलो कर रहा है।
राइट। इसलिए अगर आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय आरबीआई फॉर इशूइंग करेंसी, तो आपका आंसर होगा सर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, राइट, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। बेटा साथ में और भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देते चल रहे हैं, जिससे क्या हो कि अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी अगर आए तो आप उसको आप इजी वे में आप आंसर आप कर सकते हैं उसका, राइट। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब आया था बेटा इंडिया में? 1956 में आया था। कितने का रिजर्व का जरूरत है बेटा? 200 करोड़ का रिजर्व का जरूरत है, राइट। चलो बेटा आगे चलते हैं, वेरी गुड। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, अब बेटा डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट जो है ये आपका M1 का पार्ट है। M1 का मतलब क्या हो गया बेटा? जो आपका 4 मेजर्स जो बताया गया है किसमें? मनी सप्लाई में M1, M2, M3, M4, उसमें एक है आपका M1। M1 में M1 के कंपोनेंट्स जो आप देखते हैं तो उसमें बताया गया है करेंसी कॉइंस हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स एंड आपका अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो बेटा उसमें जो आपका डिमांड डिपॉजिट जो बताया गया है, डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या चीज आता है? तो आप पढ़े होंगे बेटा, क्या चीज पढ़े होंगे? आपने पढ़ा था क्या चीज? सर डिपॉजिट बेसिकली दो तरीके का, एक आपका होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में क्या किया बेटा आपका आ गया, जैसे कि आपने रिकरिंग डिपॉजिट आपने बैंक में आपने ओपन कराया, रिकरिंग, ठीक है ना, आरडी जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा? फिक्स डिपॉजिट, जिसकी एक मेच्योरिटी पीरियड होती है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी है, मेच्योरिटी पीरियड के बाद उसको आप क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल भी है, लेकिन रेडी रहिए किस चीज के लिए? पेनल्टी के लिए। तो जिसमें समय निर्धारित है, दैट मींस कि जिसकी मेच्योरिटी पीरियड तय है कि इतने समय के बाद ही ये मेच्योर करेगा और आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो आपका टाइम डिपॉजिट है, ठीक है। बीच में आप बैंक से पैसा नहीं मांग सकते, अरे मांगिएगा तो प्री मेच्योर विड्रॉल कहलाएगा, आपको पेनल्टी आपको देना पड़ेगा आपको, दैट मींस कुछ पैसा आपसे काट लिया जाएगा। दूसरा होता है बेटा डिमांड डिपॉजिट, जब आप डिमांड कीजिए बैंक आपको पैसा दे देगा। जैसे कि आपके पास सेविंग अकाउंट है, आपके पास जाते हैं एटीएम कार्ड लगाते हैं, पैसा तुरंत क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। बैंक मना नहीं करता कि भाई साहब आप आए हुए हैं पैसा लेने के लिए, आपको हम पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सर ये डिमांड डिपॉजिट है, बैंक मना कर ही नहीं सकता। दूसरा क्या है आपका कि बिजनेसमैन जो ओपन करा रहे होते हैं हर दिन के ट्रांजैक्शंस के लिए, दैट मींस कि पैसा आया, जमा हुआ, पैसा निकला, फिर पैसा जमा हुआ, दैट मींस करंट अकाउंट बिजनेस फर्म्स जो है वो ओपन करा रहे होते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट हम लोग बोलते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि बेटा डिमांड डिपॉजिट में दो चीज आएगा, एक आएगा सेविंग, दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा आपका करंट करंट अकाउंट का डिपॉजिट आपका आएगा। देखिए बेटा पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेविंग, वो तो सही है सर, लेकिन फिक्स डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट का पार्ट है सर, इसलिए वो आपका पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन सर सेविंग है, करंट अकाउंट डिपॉजिट है, तो ऑब्वियस बात है सर दोनों चीज जो है वो ऑप्शन बी में ही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, करेक्ट। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनी इज डिफाइंड एज व्हाट? मनी क्या है सर? मनी वही है जो कि बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक था। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए ही मनी आया, इसलिए जब आप ऑप्शंस देखते हैं तो ये सारे ऑप्शंस क्या है? मनी के फीचर्स हैं और दूसरा है बार्टर सिस्टम के ये ड्रॉबैक्स हैं। दैट मींस कि बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे वही क्या है? आपके मनी के मेरिट्स हैं। मनी के क्या है बेटे? मेरिट्स हैं। तो आप देखिए यहां लिखा हुआ है कि मनी इज डिफाइंड एज कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ वैल्यू। क्लियर? सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं मनी को, बायर सेलर सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा क्या है बेटा? स्टोर ऑफ वैल्यू, वेल्थ को आप स्टोर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, दैट मींस कि आप फ्यूचर पेमेंट्स आप कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस आपका चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस, सब तीनों के तीनों ए बी सी तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑल ऑफ दिस विल बी योर आंसर। हेंस क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। ऑब्वियस बात है बेटा, मनी सप्लाई में क्या है? M1, M2, M3, M4 है। चूंकि आपको पढ़ना M1 ही है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो M1 से रिलेटेड है बेटा। मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या क्या है? कॉइन्स, पेपर करेंसी। कॉइन्स, पेपर करेंसी बेटा करेंसी में ही आ गए। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है बेटा? डिमांड डिपॉजिट्स आपका वो डिपॉजिट है जो कि कमर्शियल बैंक के पास रखा हुआ है आप ही का, लेकिन कहां रखा हुआ है? कमर्शियल बैंक में रखा हुआ है। इसलिए कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की हम लोग बात करें तो सर कॉइन्स भी कंपोनेंट है, पेपर करेंसी भी कंपोनेंट है, डिमांड डिपॉजिट भी कंपोनेंट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर ऑप्शन डी, दैट मींस कि ऑल ऑफ दीज ही होगा। कोई इशू इसमें नहीं सर। अच्छा बेटा इसमें एक चीज आपको हम क्लियर कर दें, डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक है बेटा ग्रॉस, दूसरा क्या होता है आपका? नेट। क्या बोला जा रहा है बेटा? डिमांड डिपॉजिट जो अगर आप देखें, आप डिमांड डिपॉजिट अगर आप देखें तो ये बेटा दो तरीके का होता है। ये कितने तरीके का होता है? ये दो तरीके का होता है। एक होता है क्या आपका? एक होता है आपका ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है आपका नेट नेट डिमांड डिपॉजिट। अब बेटा ग्रॉस में क्या होता है? ग्रॉस में पब्लिक डिपॉजिट के साथ साथ बैंक के इंटर क्लेम्स भी रहेंगे, मींस की इंटर बैंक क्लेम्स भी आपको दिख जाएगा। आपको क्या दिख जाएगा?
इंटर बैंक क्लेम्स भी दिख जाएगा, साथ में क्या चीज, पब्लिक डिपॉजिट भी आपको दिख जाएगा आपको। लेकिन नेट में क्या होता है, नेट में सिर्फ आपको पब्लिक डिपॉजिट ही आपको दिखेगा आपको। आ रही बात समझ में? इसलिए डिमांड डिपॉजिट हम लोग जो बात कर रहे होते हैं मनी सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग नेट की बात कर रहे होते हैं, ग्रॉस की बात हम लोग नहीं कर रहे होते हैं। क्या चीज, हम लोग ग्रॉस की बात हम लोग नहीं कर रहे होते हैं हम लोग। इसलिए इसमें आपका आंसर क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मैक्सिमम लिमिट टू एक्सेप्ट पेमेंट इन कॉइन्स। बेटा एक क्या है कि कॉइनेज बिल आपका था या कॉइनेज एक्ट था आपका, वो ये बोलता है कि उसके सेक्शन 6 दैट मींस कि कॉइनेज एक्ट का सेक्शन 6 ये बोलता है कि कॉइन्स में अगर आप पेमेंट करते हैं तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1000 रुपए का है। दैट मींस कि 1000 रुपए से ज्यादा पेमेंट आप कॉइन्स में आप नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर आंसर जो क्वेश्चन जो है, द मैक्सिमम लिमिट टू एक्सेप्ट पेमेंट इन कॉइन इज हाउ मच, इज रुपीज 1000। 1000 से ज्यादा पेमेंट जो है वो आप कॉइन्स में आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स। बेटा हाई पावर्ड मनी में क्या आता है? सर हाई पावर्ड मनी और M1 या मनी मनी में हम लोग बोले तो बेटा मनी जो आपका है M1 जो है उसमें क्या है, आपका करेंसी आ रहा है। हाई पावर्ड मनी में भी क्या होता है, करेंसी रहता है। लेकिन सर एक डिफरेंस ये हो जाता है कि सर मनी में आपका डिमांड डिपॉजिट है, लेकिन हाई पावर्ड मनी में डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, उसमें कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स होता है। दैट मींस करेंसी दोनों में ही रहेगा, हाई पावर्ड मनी में भी करेंसी है और साथ में आपका मनी में भी आपका करेंसी है। लेकिन क्या चीज बोला जा रहा है कि सर हाई पावर्ड मनी में क्या रहता है, करेंसी के साथ साथ कैश रिजर्व्स विद बैंक्स भी रहता है। इसलिए इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखें बेटा, तो आपको ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स इज व्हाट, इज द कंपोनेंट ऑफ हाई पावर्ड मनी। इसलिए आंसर क्या होगा बेटा, आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट चलो बेटा आगे चलो। नेक्स्ट बेटे अब क्वेश्चंस आपके पास ऐसे भी आते हैं ना, एजर्शंस और रीजंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। एजर्शंस का मतलब स्टेटमेंट कुछ दावा कर रहा है ये सही या गलत का, राइट। उसको आपको क्या करना है, रीजन देखना है कि जो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका रीजन जो है उसको मतलब कि उसको सपोर्ट करने के लिए रीजन जो है वो मतलब कि सही है कि नहीं है। स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, दैट मींस रीजन कैन बी करेक्ट बट डजंट मीन कि स्टेटमेंट जो है वो सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट स्टेटमेंट सही हो सकता है बेटा, करेक्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऊपर वाले को सपोर्ट कर रहा हो। आइए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। देखो बेटा असर्शन में क्या लिखा हुआ है कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्या चीज की सर मनी सप्लाई में दो कंपोनेंट्स है, क्या क्या चीज है, एक है बेटा आपका करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, दूसरा है नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। बिल्कुल सही बात है। अब रीजन देखिए क्या बोला जा रहा है, रीजन बोला जा रहा है कि सर मनी सप्लाई हम लोग बोलते किसको है, तो लिखा जा रहा है कि इट इज अ स्टॉक वेरिएबल। ऑब्वियसली बात, इट इज अ स्टॉक वेरिएबल एंड रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन स्पेंडेबल फॉर्म। स्पेंडेबल फॉर्म का मतलब क्या हो गया बेटा, वो जो कि आप खर्च कर सकते हैं, दैट मींस जो सर्कुलेशन में है। इसलिए यहां पर दैट इज लिखा हुआ है कि मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी। बिल्कुल करेक्ट। इट मींस व्हाट कि सर असर्शन ए का रीजन जो आर जो है वो बिल्कुल सही है। इसलिए इसके आंसर्स के आंसर जो इसका होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एनीथिंग विल बी कॉल्ड मनी इफ द लॉ ऑफ अ कंट्री प्रोक्लेम्स इट टू बी मनी। बेटा मनी का एक डेफिनेशन था, मनी को बोला जाता है क्या चीज की, मनी उसको बोलते हैं जिसको क्या है, जिसको गवर्नमेंट, जिसको लॉ ने क्या कह दिया, जिसको लॉ ने डिक्लेयर कर दिया मनी, जिसको लॉ ने लीगली डिक्लेयर कर दिया कि ये मनी है, उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, मनी मानना पड़ेगा। देखो बेटा पहला सेंटेंस वही बोल रहा है कि एनीथिंग will be called money if the law of a country proclaims it to be money. It will be commonly accepted measure of the value as it is endowed with the legal tender power. ठीक है, लीगल टेंडर पावर, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, दस मनी इज व्हाट द लॉ सेज इट इज। मतलब कि पहला सेंटेंस जो assertion जो है बेटा क्लियर कट बात बोल रहा है क्या चीज, कि मनी उसको बोलते हैं जिसको लॉ ने प्रोक्लेम कर दिया टू बी एज अ मनी, जिसको कंट्री ने बोल दिया कि लॉ ऑफ द कंट्री ने बोल दिया कि मनी है तो वो मनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा मनी उसमें भी क्या चीज है, लीगल और क्या होता है आपका, लीगल टेंडर आपका होता है और मतलब नॉन लीगल टेंडर, इलीगल तो नहीं, लीगल और नॉन लीगल होता है। लीगल टेंडर में भी बेटे दो बातें होती है, एक होता है लिमिटेड, दूसरा क्या होता है अनलिमिटेड। समझिए बात को, क्या बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है बेटा, बोला जा रहा है कि मनी जो है, मनी जो है इसको गवर्नमेंट क्या किया, इसको गवर्नमेंट लीगल टेंडर घोषित कर दिया, और एक आपका नॉन लीगल भी होता है,
नॉन लीगल टेंडर भी होता है। लीगल टेंडर फिर से क्या है बेटा, आपका लिमिटेड है और क्या है, अनलिमिटेड है। अब बात समझिए, अभी एक क्वेश्चन आपने देखा था जहां पर क्या बोला गया था कि कॉइन्स, कॉइन्स से अगर आपको पेमेंट करना है तो 1000 से ज्यादा का पेमेंट आप नहीं कर सकते। तो ये कॉइन्स वाला पेमेंट जो है, कॉइन्स वाला पेमेंट जो है वो क्या है आपका, लिमिटेड लीगल टेंडर है। माता लीगल तो है, लीगल तो है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी को 5 रुपया, 5 रुपया देते हैं, 5 रुपया का सिक्का देते हैं और 5 रुपया का सामान लेते हैं उससे, अगर आप सिक्का देते हैं 5 का, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो लीगल टेंडर है। क्या है वो आपका लीगल टेंडर है, भले ही वो लिमिटेड हो लेकिन क्या है वो लीगल टेंडर है। अनलिमिटेड में क्या आपका आ गया, अनलिमिटेड में आपके पेपर नोट्स आ गए आपके, या पेपर करेंसी, मींस कि आप इसको नोट्स बोल सकते हैं, पेपर नोट्स आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया का जो, सॉरी 2000 रुपया का जो नोट्स जो है, ठीक है ना, वो क्या है आपका अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, राइट। दूसरा क्या है बेटा, नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल में क्या चीज है कि इसको आप मनी तो नहीं बोल सकते, वो स्वेच्छा है सामने वाले का कि वो आपसे लेगा कि नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चेक, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा ये क्या चीज है आपका, ये नॉन लीगल टेंडर में आ रहा होता है। दैट मींस कि चेक से पेमेंट करना, अगर आप किसी को चेक काट के देते हैं तो जरूरी नहीं कि वो चेक क्या करे, वो ले ही ले, वो उसको क्या कर सकता है, उसको वो मतलब कि रिजेक्ट भी कर सकता है, आपको वापस वापस भी कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह का कोई लीगल कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होगा। तो बेटा आपको यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि देखो, बोला जा रहा है क्या चीज की मनी, ये सब है। दस मनी इज व्हाट द लॉ सेज इट इज। रीजन देखो क्या है, लिमिटेड लीगल ट्रांसफर मनी कैन बी एक्सेप्टेड अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लिमिट। बोला जा रहा है ना, लिमिटेड लीगल मनी कुछ हद तक एक्सेप्ट किया जा सकता है, 1000 रुपया तक एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इन इंडिया कॉइन्स अप टू ₹1000 ओनली कैन बी एक्सेप्टेड लीगली इन पेमेंट, ऑल करेंसीज नोट्स हैव अनलिमिटेड लीगल टेंडर। देखो बेटा जितने भी करेंसी नोट्स है उसके अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका भी आंसर क्या होगा आपका, दोनों ट्रू ही है, दोनों क्या है, ट्रू है। इसलिए बेटा इसका आंसर अगर आप देखना चाहें, इसका आंसर अगर आप देखना चाहें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ही सही है। और आर क्या है बेटा, आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किस चीज का, ए का। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वही है, मनी इज एन एसेट एंड कैन बी स्टोर्ड इन फ्यूचर। मनी हेल्प्स पीपल टू ट्रांसफर द परचेसिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट यूज टू फ्यूचर यूज। ऑब्वियस सी बात है, मनी क्या है बेटा, परचेसिंग पावर जनरेट कर देता है। मनी अपने में यूटिलिटी नहीं है उसके पास, लेकिन वो क्या करता है कि वो परचेस पावर आपका बिल्डअप कर देता है। तो बिल्कुल सही बात है कि सर मनी एक एसेट है जिसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर मनी के, फ्यूचर के लिए। मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ बिकॉज इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ वैल्यू एंड इजी टू स्टोर मनी। ऑब्वियस सी बात है सर, हम लोग मनी को एक कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर भी है और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। हेंस दिस इज आल्सो व्हाट योर करेक्ट आंसर। दैट मींस कि आपका 13 का असर्शन और रीजन दोनों क्या है बेटा, सही है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो आगे चले। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या चीज की, मनी इज आल्सो कॉल्ड बियरर ऑफ ऑप्शंस। क्या बोला जा रहा है, मनी इज आल्सो कॉल्ड, मनी इज आल्सो कॉल्ड बियरर ऑफ ऑप्शंस। अच्छा बेटा, बियरर ऑफ ऑप्शन का मतलब होता है जनरलाइज्ड पावर। क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है जनरलाइज्ड परचेसिंग पावर, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला जा रहा है कि मनी कॉमनली एक्सेप्टेड। बेटा दोनों ही सेम, दैट मींस कि दोनों ही सही है। इसलिए 14th का भी आंसर क्या होगा आपका, 14th का आंसर आपका होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट है। आगे चलिए, और यहां बोला जा रहा है क्या चीज की, हायर द लीगल रिजर्व रेशियो लोअर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन एंड लोअर द लीगल रिजर्व रेशियो हायर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन। पहला बात तो ये बोला, बोला क्या जा रहा है कि सर लीगल रिजर्व रेशियो और लीगल रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन में इनवर्स रिलेशनशिप है। लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ाएंगे तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा बेटा, क्रेडिट क्रिएशन आपका घटेगा, और लीगल रिजर्व रेशियो को घटाएंगे तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। बेटा ये बात सही है, क्यों, क्योंकि आपको पता है मनी मल्टीप्लायर का, मनी मल्टीप्लायर का क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है बेटा। मनी मल्टीप्लायर का या क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है आपको पता है। आपको पता है क्या चीज की सर, मनी मल्टीप्लायर जो है उसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई
LRR इसका फॉर्मूला बेटा होता है। क्लियर कट बात है। अब मान लो कि अगर आपका न्यूमरेटर जो है अगर ये कांस्टेंट रहे, न्यूमरेटर क्या रहे बेटा, कांस्टेंट रहे, और ये अगर बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा, कम होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा रिजल्ट। क्लियर कट बात है। अगर ये बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा आपका, घटता चला जाएगा, और अगर ये घटता है तो रिजल्ट क्या होगा आपका, रिजल्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। रिजल्ट का मतलब मनी मल्टीप्लायर। अब चूंकि वन बेटा कांस्टेंट ही रहेगा, अगर हम लोग एलआरआर को बढ़ाते हैं तो हम लोगों का मनी मल्टीप्लायर घटेगा, दैट मींस क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और अगर हम एलआरआर को घटाते हैं तो हम लोगों का मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन आपका बढ़ जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रीजन देखिए क्या लिखा हुआ बेटा कि मनी या डिपॉजिट मल्टीप्लायर in a multiple by which total deposit increased due to primary deposit. It refers to the amount by which initial deposit multiply into a larger amount of final deposit. Multiplier का फॉर्मूला दे दिया है 1 डिवाइडेड बाय LRR। करेक्ट, तो बेटा दोनों ही सही है, सही बात है। इसलिए 15 का भी आंसर क्या होगा बेटा, वो होगा, वो ऑप्शन आंसर होगा जिसमें दोनों क्या है आपका, सही है, आपका दोनों करेक्ट है आपका। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट। आगे चलिए, अब हम लोग आते हैं बेटा बैंकिंग चैप्टर में। बैंकिंग चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हैं उसको देखिए। कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय वे ऑफ, कॉमर्शियल बैंक कैसे क्रिएट करता है मनी को, तो सर मनी क्रिएशन में ना प्राइमरी डिपॉजिट जो होता है, डिमांड डिपॉजिट जो होता है वही आधार बनता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किसे, मनी मल्टीप्लायर से। किसको बेटा, प्राइमरी डिपॉजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। मींस की प्राइमरी डिपॉजिट क्या, इनिशियल डिपॉजिट मींस व्हाट, डिमांड डिपॉजिट। बेटा डिमांड डिपॉजिट को ही क्या किया जाता है, मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्या जानने के लिए, टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को जानने के लिए। ऑप्शंस देखिए बेटा क्या क्या लिखा हुआ है, कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है, सर ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है डिमांड डिपॉजिट, इसी से मनी मल्टीप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन होता है। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा, मींस की डिमांड डिपॉजिट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड, आगे चले बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग से इनमें से कौन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कंसर्न्ड नहीं है। सर बैंक रेट, ऑब्वियसली बात है सर, बैंक रेट कंसर्न्ड है, क्योंकि बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट में आरबीआई क्या करता होता है, कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा होता है शॉर्ट टर्म नीड्स को मीट करने के लिए। दूसरा सर फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या है बेटा, ये गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया मेजर है, किस चीज के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट। क्लियर कट बात है। या आप ये बोल सकते हैं सर फिस्कल डेफिसिट जो है ये क्या है आपका, एक फिस्कल मेजर है, या फिस्कल डेफिसिट क्या है आपका, फिस्कल डेफिसिट जब हम लोग बजट चैप्टर पढ़े थे तो फिस्कल डेफिसिट हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोइंग्स को ही फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। इट मींस कि ये गवर्नमेंट का चीज है बेटा, ये बैंक का चीज नहीं है। बाकी आप क्रेडिट क्रिएशन देखिए, कैश रिजर्व रेशियो देखिए, ये सारे क्या है आपके बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं। इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी और डी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। तो सर ऑप्शन बी फिस्कल डेफिसिट जो है ये बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सेंट्रल बैंक इज एन ओपन बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, दैट व्हाट, आप देखिए सेंट्रल बैंक के बारे में बता रहा है, सेंट्रल बैंक इनमें से कौन सा काम करता है, कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। करेक्ट, सेंट्रल बैंक क्या है आपका, जैसे कि आरबीआई, इट इज द हेड ऑफ दी ऑल दी बैंक्स, दैट मींस क्या, ये एपेक्स है, एपेक्स बॉडी है, सारे बैंकों का बैंक है ये सर। इसलिए आप ऑब्वियसली बात आप बोल सकते हैं कि सारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री को सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा इश्यूज करेंसी, ऑब्वियसली बात है सर, कमर्शियल बैंक करेंसी इशू नहीं करता, सेंट्रल बैंक ही क्या करता है, करेंसी को इशू करता है। एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बात है सर कि सरकार का बैंक कौन सा होगा, सरकार के लिए कौन एडवाइस देगा, कौन फाइनेंशियल एडवाइस देगा, कौन पैसा रखेगा, तो सेंट्रल बैंक ही रखता है। इसलिए बोला जा रहा है कि ऑल द थ्री ऑप्शंस आर correct and related to central bank, hence option D, that is all of these is your correct answer। आगे चलिए बेटा, CRR in India is fixed by, बेटा कैश रिजर्व रेशियो कौन फिक्स करेगा, ऑब्वियसली बात है सर जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जो आपका मतलब की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वही फिक्स करेगा। अरे कैश रिजर्व रेशियो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो बेटा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट व्हिच द कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को कुछ प्रतिशत जो है अपने डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत क्या करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो जो है ये बेटा तय करता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए आंसर
होगा क्या चीज? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? सबसे पहले बेटा रेपो रेट को समझिए। रेपो रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बैंक रेट हम लोग बोलते हैं। मीन्स क्या चीज है कि रेपो रेट पहले समझिए। रेपो रेट या बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक पैसा दे रहा होता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को, फॉर मीटिंग व्हाट? फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द बैंक। रेप रिवर्स रेपो रेट उसका उल्टा हो गया। जब कॉमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक को पैसा देगा, दैट मीन्स कि जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेगा तो जिस रेट में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से पैसा बोरो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व रेपो रेट हम लोग बोलते हैं। तो रिजर्व रेपो रेट दैट मीन्स क्या है कि पैसा कॉमर्शियल बैंक से कहां आ गया बेटा? सेंट्रल बैंक के पास आ गया। और जब पैसा सेंट्रल बैंक के पास जब आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में पैसा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया। अब वो कमर्शियल बैंक के पास कम हो गया तो मार्केट में मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम हो गया तो लोग अब ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? खर्च नहीं कर पाएंगे तो होगा ये चीज कि सर पैसा ज्यादा हो जाता है ना तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसलिए पैसा जब बाजार से खींच लिया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि जनरेट्स इंटरेस्ट इनकम। बिल्कुल सही बात है सर, ये इंटरेस्ट इनकम जनरेट करता है। किसके लिए? कॉमर्शियल बैंक के लिए इंटरेस्ट का इनकम जनरेट करेगा। दूसरा कि इट इज इंक्रीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाइए ना तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपका ज्यादा इंटरेस्ट अगर सेंट्रल बैंक देगा कॉमर्शियल बैंक को तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा किसको? सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक ज्यादा बोरो कर लेगा तो उससे क्या होगा? पैसा खिंच जाएगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है ना? इज नॉट अ पॉलिसी रेट बोथ ए एंड बी। सर यहां पर ए और बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। रिवर्स रेपो रेट से आपका इंटरेस्ट इनकम जनरेट होता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में काफी सहायक होता है। इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। करेक्ट। चलो बेटा आगे चलो। इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज, ऑब्वियस बात है बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक कौन सा है? फेडरल रिजर्व सिस्टम क्या? नहीं सर, ये तो सर आपका अमेरिका का है। अच्छा तो इंडिया कौन सा है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक ऑफ व्हाट? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलो बेटा इसमें विशेष दिमाग नहीं लगाना था, खटाक से कराएगा। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन? ऑब्वियस बात है कि इंस्ट्रूमेंट है ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है ना, आर परफॉर्म बाय। तो बोला जाता है कि सर ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑब्वियसली बात है सर ऐसा चीज है जिसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक क्या करता है कि सेंट्रल बैंक जो आपका है वो सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। सेल एंड बाई व्हाट? सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट। कोई भी खरीदेगा उसको बेचता खरीदता है सेंट्रल बैंक। अब क्या है कि सेंट्रल बैंक इसको यूज करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्हाट? टू कंट्रोल दी क्रेडिट कंट्रोल को, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए अगर यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दूसरा लिखा हुआ है द कॉमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस, तो नहीं सर, सिर्फ सेंट्रल बैंक ही इसमें ऑपरेट करता है। इसमें खरीदने बेचने का मतलब क्या चीज है कि सेंट्रल बैंक ही इसमें आता है और खरीदता और बेचता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलो आगे चलो। नेक्स्ट लिखा हुआ है एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट व्हाट? अब यहाँ पर देख लो बेटा कि सेंट्रल बैंक यहाँ पर क्या करेगा। बोला जा रहा है क्या चीज कि सर अगर वो गवर्नमेंट का एडवाइजर है, क्या है वो? गवर्नमेंट का एडवाइजर वो बनना चाह रहा है तो वो क्या किसको रेगुलेट करेगा? कौन से मार्केट को? सर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट, नॉन ऑफ दीस। तो बेटा मनी मार्केट यही हो गया आपका पैसा वाला, कैपिटल मार्केट बेटा आपका हो गया सिक्योरिटीज वाला। इसलिए बोला क्या जा रहा है कि सर इसमें मनी मार्केट, आरबीआई के पास किसके ऊपर कंट्रोल है? आरबीआई बेटा मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, कैपिटल मार्केट को नहीं। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ए, मनी मार्केट। फॉर्मूला टू कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर, ऑब्वियसली बात है सर 1 डिवाइडेड बाई एसएलआर। सीआरआर तो नहीं होगा, एसएलआर हो सकता है। 1 डिवाइड बाई एसएलआर इनटू टाइम डिपॉजिट। तो बेटा आंसर डी जो है वो आपका सही है। ऐसे तो बेटा यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एलआरआर हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन अगर एसएलआर इनटू टाइम डिपॉजिट भी दे दिया है बेटा तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसलिए में आंसर क्या होगा बेटा? आंसर ऑप्शन डी। क्रेडिट कार्ड्स इशूड बाय द बैंक्स आर, क्रेडिट कार्ड क्यों इशू किया जाता है? ताकि कंज्यूमर क्या करे? ज्यादा से ज्यादा खर्च करे, ज्यादा से ज्यादा क्या करे? खर्च करे। तो पहला क्या लिखा हुआ है? एनकरेज कंज्यूमर स्पेंडिंग। पहला क्या लिखा हुआ बेटा? एनकरेज कंज्यूमर स्पेंडिंग। दूसरा क्या है बेटा? इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई। तो बेटा अगर मान लो कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर ही ओनली। तो जब आप क्रेडिट कार्ड जब कंज्यूमर स्पेंड करेगा तो खर्चा भी क्या होगा? बढ़ेगा आपका। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन
बी भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है। ये बात ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी करेक्ट। चलो बेटा आगे चले हम लोग। लिख रहा है टू बूस्ट द फॉलोइंग डिमांड इन द इकोनॉमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिड्यूस्ड द रेपो रेट एंड बैंक रेट। क्या बोला जा रहा है कि सर फॉलोइंग डिमांड, दैट मींस की डिमांड क्या है, काफी कम है मार्केट में, ठीक है ना। डिमांड क्या हो गया है, काफी कम हो गया। इसलिए कम हो गया होगा क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या किया, वो रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया। किसको, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को नहीं, रेपो रेट को रिवर्स कर दिया, सॉरी रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया। मींस कि जिस रेट में कमर्शियल बैंक पैसा लेता है, किससे, सेंट्रल बैंक से, जिस रेट में, जिस इंटरेस्ट के रेट में कमर्शियल बैंक पैसा लेता है किसी सेंट्रल बैंक से, उसको कम कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अब कमर्शियल बैंक को कम ब्याज देना पड़ेगा, किसको, सेंट्रल बैंक को। इसलिए कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, ज्यादा ज्यादा पैसा लोन के तौर पर सेंट्रल बैंक से ले सकता है। अब ज्यादा पैसा आ गया तो वो ज्यादा आगे फर्दर भी, दैट मींस कि पब्लिक को वो ज्यादा पैसा वो दे सकता है। अब मार्केट में ज्यादा पैसा अगर आ जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोग अब खर्च करने को के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि राइट, अगर मान लो कि डिमांड अगर कम हो गया है मार्केट में और डिमांड अगर आप बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप रेपो रेट को क्या कीजिए, आप रिड्यूस कर दीजिए। किसको, रेपो रेट को आप रिड्यूस आप कर दीजिए। देखो बेटा लिखा हुआ है डिक्रीज इन रेपो रेट एंड बैंक रेट कॉजेज डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच लीड्स टू द राइज डिमांड ऑफ क्रेडिट बिकॉज ऑफ व्हिच more money flows into the economy, purchasing power of the people increases, thus aggregate demand rises and deficient demand is corrected। इसका मतलब क्या है कि रीजन बिल्कुल ही सही है सर, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसलिए ऑप्शन यही होगा जिसमें कि दोनों ही आपका ट्रू है आपका। चलो देखें इसका आंसर क्या है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए आपका इसमें आंसर होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी डेफिसिट। बेटा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट बोला जाता है प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बेटा, फिस्कल डेफिसिट माइनस व्हाट, इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो तो प्राइमरी डेफिसिट निकल कर आ जाएगा। तो यहां बोला जाता है क्या चीज की, नेट इंटरेस्ट पेमेंट इज जीरो, फिस्कल डेफिसिट इज जीरो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मान लो कि हम लोगों का प्राइमरी डिपॉजिट जो है, प्राइमरी डिपॉजिट है, ये होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। अब बोला जा रहा है कि ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब ये माइनस ये जब जीरो होगा तब, दैट मींस कि ये भी जीरो, ये भी जीरो, या ये 100, ये 100, मतलब कि ये दोनों अगर आपके इक्वल हो जाएं, कौन कौन, फिजिकल और इंटरेस्ट पेमेंट, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर है इसमें क्या चीज, ऑप्शन डी। आंसर क्या है आपका, आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है आपका। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है सर जिसके करने से आइदर क्या होगा, अपना एसेट जो है वो बढ़ेगा, नहीं तो अपना लायबिलिटी क्या होगा, वो घटेगा। अपना मींस गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का लायबिलिटी अगर घट जाए या गवर्नमेंट का एसेट बढ़ जाए तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं। ऑप्शंस में दिया हुआ बेटा, लोन्स एडवांस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, लोन्स एडवांस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। सर लोन एडवांस बाय द वर्ल्ड बैंक, ये तो पैसा मिल रहा है तो ये रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर तो है नहीं, तो पहला आंसर तो ऐसे ही आपका गलत हो गया। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, सर ऑब्वियस सी बात है सर, स्कूल बिल्डिंग अपनी एसेट है। अगर स्कूल बिल्डिंग बनाते हैं तो इससे क्या है, इससे मतलब कि गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन, सर ये लायबिलिटी आपका क्या हो रहा है, इससे आपका कम हो रहा है। लायबिलिटी क्या हो रहा है बेटा आपका, कम हो रहा है। दूसरा क्या है आपका, टैक्स रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट, ठीक है ना, टैक्स रिसिप्ट, ये आपका क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका, इसमें आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग और रिपेमेंट ऑफ लोन्स, ये दोनों ही आपके क्या है बेटे, सही आंसर हैं किसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट मींस, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस में, पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनको बेच दिया जाता है, या गवर्नमेंट के पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको क्या कर दिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है। सेलिंग ऑफ इट्स फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल, selling of shares of public enterprises, selling of shares of public, selling of its building। जब आप अपने एसेट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को जब आप बेच देते हैं ना, गवर्नमेंट जब बेच देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं बेटा कि तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे चलिए,
प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, लिखा हुआ है इक्वल्स टू बोरोइंग्स इंटरेस्ट पेमेंट, बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट, बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स बोथ। तो बेटा अभी आपने देखा था क्या चीज की प्राइमरी डेफिसिट, ये डिपॉजिट है, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब हो गया बेटा फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट मींस व्हाट, बोरोइंग, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट को आप क्या बोलते हैं, बोरोइंग ही बोलते हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या है, बोरोइंग है। तो बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट को ही हम लोग प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट। चलिए आगे चले हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक इज अ रिसिप्ट ऑफ, जो आप सब्सिडी रिसीव कर रहे हैं किससे, वर्ल्ड बैंक से, वो क्या है, सब्सिडी जो है इट इज एन इनकम फॉर द गवर्नमेंट। वो क्या है बेटा, इनकम। ये पैसा वापस लौटाना नहीं है, दैट मींस गवर्नमेंट ये पैसा वापस नहीं लौटाएगा वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या दे रहा है आपको, सब्सिडी दे रहा है। तो इनकम जो होता है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रेवेन्यू बोलते हैं। इसलिए इसमें रेवेन्यू नेचर का ये कहलाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज रेवेन्यू नेचर। आगे चलिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। अब अच्छा बेटा इनकम टैक्स का नेचर क्या है इंडिया में, तो बुलाता है कि सर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स का रेट भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर आपका सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स का रेट आपके लिए 0% है। 5 लाख तक अगर है तो 5% है, 5 से ऊपर अगर है 10 लाख तक है तो 20% है, 10 से ऊपर है तो बेटा 30% है। तो जैसे जैसे आपका इनकम का स्लैब बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम बोलते हैं। तो इंडिया में बेटा यही सिस्टम चल रहा है। दैट मींस कि इंडिया में इनकम टैक्स का जो हिसाब किताब है वो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम चल रहा है। वेरी गुड, आगे चले बेटा। रिकवरी ऑफ लोन, अगर अगर आप अपना लोन रिकवर कर लेते हैं, गवर्नमेंट अगर अपना लोन रिकवर कर लेता है, मींस कि अपना लोन मींस कि एसेट था, वो गवर्नमेंट ने किसी को लोन देकर रखा हुआ था, वो एसेट है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। तो एसेट, रिकवरी ऑफ लोन से एसेट क्या होता है बेटा, आपका कम हो जाता है। दूसरा क्या चीज है कि सर एसेट से मिलने वाला पैसा, एसेट कम हो गया और पैसा अगर आ गया, ऐसे रिसिप्ट को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट हम लोग बोलते हैं। इसलिए अपना आंसर क्या होगा इसमें, कैपिटल रिसिप्ट होगा। आंसर क्या होगा बेटा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। आगे चलिए, which of the following is a non tax revenue receipt। non tax सर जीएसटी टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स है, डेवलपमेंट चार्जेस टैक्स नहीं है सर। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, डेवलपमेंट चार्जेस ये टैक्स का, सॉरी ये आपका टैक्स का पार्ट नहीं है, यही आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है ये आपका, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। ओके बेटा, तो आज हम लोग एमसीक्यूज जितना कवर करना था हम लोग कोशिश किए आज को कवर करने के लिए, लेकिन पार्ट 2 के एमसीक्यूज बेटा अभी भी रह गए हैं। ये हम लोग अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे। दैट मींस अगला क्लास कब है सर, अगला क्लास बेटा कल है। कल 6 बजे फिर से हम लाइव आएंगे डी लर्न के प्लेटफॉर्म पे और आपके साथ हम इंटरेक्शन करेंगे। आ रही बात समझ में। और हम लोग पार्ट 2 को क्या करेंगे बेटा, पार्ट 2 को हम निश्चित तौर पे आपके साथ हम डिस्कस हम कर लेंगे। अरे डे लर्न क्या है बेटा, डे लर्न देख लीजिए, एक एडुटेक प्लेटफॉर्म है बेटा जो आपको लाइव ऑनलाइन कोर्सेज क्लास कराता है, आपको एकेडमिक कोर्सेज कराता है फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12। ठीक है, सारे बोर्ड्स के लिए, स्टेट बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड्स हैं। इसमें आपको जो पढ़ना हो बेटा क्लास 9 से क्लास 12 तक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो आपको, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, जो भी पढ़ना है, वी आर रेडी फॉर यू। और आपके ग्रोथ के लिए और आपके सक्सेस के लिए हम लोग यहाँ पर रेडी हैं बेटे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप डे लर्न में आप आइए, एनरोल कराइए, ज्वाइन कीजिए इसको और इस क्लास का फायदा उठाइए आप। राइट, मिलते हैं बेटा कल हम लोग 6 बजे शार्प एट 6 o'clock in the evening with live class on MCQs for part 2 of economics। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।